सनातन धर्म के 4 इटर्नल प्रिंसिपल हैं। इन इटर्नल प्रिंसिपल्स को समझने की आवश्यकता बहुत गंभीर है। इसी से भारत की पूरी सोसाइटी आपको समझने में सरलता मिलेगी। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण है वेद। हमारे यहाँ के जो वेद हैं, हमारी जो वेद संहिता है, अगर आप देखें तो उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज ये पाई गई है कि जो ऋग्वेद है, जिसका सनातन धर्म में बहुत महत्व है, ऋग्वेद के पुरुष सुक्ता हिम के अंदर एक इंपॉर्टेंट श्लोक है और उस श्लोक के तहत 4 वर्णों का मेंशन है। वेद में और जगह पर भी 4 वर्णों का मेंशन है, लेकिन यदि आप कभी ओरिजिनल वेद पढ़ते हैं तो आप एक चीज जानकर हैरान होंगे कि वेद के अंदर कहीं पर भी 4 वर्णों का जो मेंशन है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, ये किसी भी हायरार्की के थ्रू नहीं, ये एक डिग्री ऑफ एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू है। कहने का मूल रूप से मकसद ये है कि जब हम बात करते हैं वेद में वर्ण सिस्टम की, तो वर्ण जो वहां पर मेंशन किए गए वो कोई हायरार्की नहीं थी। हर एक वेद एक एब्स्ट्रैक्शन के तहत था। मतलब कि हर एक वेद के अंदर ये बात लिखी हुई है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी वर्ण में यदि अगर जाना हो तो वो व्यक्ति उस वर्ण में अपनी क्वालिटी के हिसाब से आएगा। 2 इससे बड़े महत्वपूर्ण रिजल्ट हमारे सामने आते हैं। वेद में कहीं पर भी ये बात नहीं की गई कि एक व्यक्ति का वर्ण हमेशा से फिक्स्ड रहेगा। वेद ने हमेशा ये बात करी कि किसी भी तरीके से कोई भी वर्ण में व्यक्ति हो सकता है और वो दूसरे वर्ण में भी आ सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि सनातन धर्म के अंदर जो वेदों का महत्व है, उसमें ये बात भी बहुत बार बोली गई कि किसी भी वेद में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि जन्म सिद्ध अधिकार होगा कि आप उसी वर्णा में पैदा हुए हैं और उसी वर्णा में मरेंगे। आप किसी भी वर्णा में हो सकते हैं, आप दूसरे वर्णा में जा सकते हैं। अब ये पाथ कैसे होगा? ये पाथ होगा आपकी क्वालिटी के हिसाब से, ये पाथ होगा आपकी एबिलिटी के हिसाब से। आप क्षत्रिय हो सकते हैं लेकिन उसके बाद भी इंटेलेक्चुअल काम कर सकते हैं जो एक ब्राह्मण करता है। आप ब्राह्मण भी हो सकते हैं और आप ब्राह्मण होते होते व्यापार भी कर सकते हैं जो एक वैश्या करता है। तो एक प्रकार की मोबिलिटी और एक प्रकार का पूरा फ्लेक्सिबल सिस्टम हमारे वर्णास के अंदर मेंशन्ड है। इसी रीजन से आप देखिए कि स्वामी विवेकानंद हमेशा एक बात बोला करते थे कि हर एक व्यक्ति को किसी भी वर्णा का हो, उसको ब्राह्मण बनने के लिए स्ट्राइव करना चाहिए। और उनका शब्द जो ब्राह्मण उन्होंने प्रयोग किया, उसका मतलब था एक आइडियल पर्सन बनना चाहिए। तो यहां पर कहीं पर भी कोई रिस्ट्रिक्शन, किसी भी प्रकार की एक फिक्स्ड कंपार्टमेंटलाइजेशन आपको वर्णा सिस्टम में कहीं वेदों में नहीं मिलेगी। सनातन धर्म के जो दूसरा इटर्नल प्रिंसिपल है, जिसमें कई बार चर्चा की जाती है, वो है एक शब्द जिसको हम कहते हैं जाति। जाति वैसे तो शब्द आता है जन्म से, और जाति जब इनिशियली कॉन्सेप्ट हमारे प्राचीन समय में ओरिजिनेट हुआ था, तो उस समय जाति का मतलब होता था एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक वर्ग जो एक गांव में इकट्ठा रहता था। यानी कि एक लोगों का जमावड़ा जो एक गांव में है, वहां से ये शब्द शुरू हुआ। अब सोचिए कि प्राचीन काल में जब लोग एक गांव में इकट्ठे रहते थे, तो अक्सर ऐसा होने लगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उस समय प्राचीन काल में, एंशिएंट समय में, कि उन लोगों ने सिमिलर काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन काम करना शुरू कर दिया। यानी कि जो लोग एक गांव में इकट्ठे उस समय रह रहे थे, वही लोग उसी समय एक सिंगल टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन, जो कॉमन ऑक्यूपेशन था, किसी भी प्रकार का काम, उसको उन्होंने करना चालू कर दिया। जब वो हुआ तो धीरे धीरे जाति को हम लोगों ने ऑक्यूपेशन के साथ जोड़ना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे जाति ऑक्यूपेशन के साथ जुड़ना शुरू हुआ, तो जाति और ऑक्यूपेशन दोनों एक दूसरे से जुड़ गए। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जब हम जाति की बात करते हैं, क्योंकि ये शब्द स्टार्ट हुआ था एक इलाके में, एक गांव में इकट्ठे रहना, और उसके बाद ये इवॉल्व हुआ एक इकलौता काम करना, ऑक्यूपेशन, कॉमन ऑक्यूपेशन करना। इसी रीजन से जाति को जब हम आज की डेट में देखते हैं, तो हम कहते हैं कि जाति जो है एक कंडक्ट ऑफ लाइफ है, एक तरीका है जीवन को जीने का, एक जीवन जीने की शैली है। इसीलिए जब हम जाति की भी बात करते हैं तो जाति में हम ये बात बोलते हैं कि जितने भी लोग उस जाति के हैं, उनमें एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, क्योंकि वो एक गांव में इकट्ठे रहते थे, उन्होंने एक प्रकार का काम इकट्ठे किया, और आज की डेट में उनके अंदर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग, एक ब्रदरहुड है। इसीलिए जाति को कई बार बिरादरी के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सनातन धर्म का जो इटर्नल प्रिंसिपल है, वो है सनातन धर्म की खुद की महत्व।
यानी कि यहाँ पर रिलीजन की महत्व। अगर आप देखें तो सनातन धर्म में जो धर्म का कॉन्सेप्ट है, धर्म कंप्लीटली यहाँ पर जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर यानी कि सोसाइटी है, उससे टोटली डीकपल्ड है। डीकपल्ड का मतलब ये है कि सनातन धर्म के अंदर हिंदुइज्म जो है, जिसको हम हिंदू धर्म मानते हैं, हिंदू धर्म में हर एक व्यक्ति को एक लिबर्टी है। लिबर्टी है कि वो किसी भी प्रकार से भगवान की साधना करे, किसी भी प्रकार से भगवान को पूजे, और हर व्यक्ति को एक लिबर्टी ये भी दी गई है कि आप अपना तरीका खुद अपना सकते हैं। देखिए ये महत्वपूर्ण इस कारण से है क्योंकि आप किसी भी वर्ग के हों, आपकी कोई भी आर्थिक परिस्थिति हो, आप अमीर हो या गरीब हो, आपके लिए भगवान आपका पर्सनल एक इशू है। आप भगवान को अपने तरीके से पूज सकते हैं। ये सनातन धर्म आपको एक लिबर्टी देता है, जो दूसरे धर्म शायद आपको लिबर्टी नहीं देते। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सनातन धर्म का इटर्नल प्रिंसिपल है कि पूरा का पूरा धर्म, यहाँ पर पूरा का पूरा हिंदुइज्म एक डिसेंट्रलाइज्ड वे ऑफ लाइफ है। और ये है ट्रू रिफ्लेक्शन जिसको हम कहते हैं मल्टीकल्चरलिज्म की। कैसे? सनातन धर्म के अंदर कोई क्लर्जी नहीं है, कोई चर्च की तरह से चर्च के कोई पिताजी नहीं है। सनातन धर्म में कोई एक सिंगल स्क्रिप्चर नहीं है, एक सिंगल टेक्स्ट नहीं है। बहुत सारे टेक्स्ट हैं, बहुत सारे भगवान हैं। हर भगवान को अलग तरीके से पूजने की जो लिबर्टी है, हर तरीके से जो भगवान को मानने की लिबर्टी है, ये सनातन धर्म आपको देता है। ये चार चीजें जानना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो एंशिएंट समय था, उस समय पूरी की पूरी हिंदू सोसाइटी, पूरी की पूरी भारत की जो सोसाइटी थी, वो इन चार प्रिंसिपल्स के हिसाब से डिजाइंड थी। समस्या आई जब इस्लामिक इन्वेजन भारत पे हुआ। इस्लामिक इन्वेजन के दौरान दो चीजें हुई। सबसे पहली चीज ये हुई कि जब इस्लाम भारत में आया तो वो भारत के लैंड के ऊपर कब्जा करना चाहता था, भारत की जमीन को अपनाना चाहता था, उसके ऊपर आक्रमण करके उसको कंट्रोल करना चाहता था। और जब उसने ये करना शुरू किया, उस समय एक दिक्कत और आई कि सारी की सारी जो जमीन थी वो हिंदुओं के पास थी, वो हिंदू रूलर्स के पास थी, हिंदू लोगों के पास थी। हिंदू सोसाइटी इस्लामिक इन्वेजन के टाइम पे बहुत फ्लरिशिंग सोसाइटी थी। जैसे ही ये इस्लामिक इन्वेडर आए, सबसे पहले इन्होंने लैंड पे कब्जा किया। इसके बाद दूसरी चीज जो हुई वो ये थी कि इन इस्लामिक इन्वेडर्स ने जो इंपॉर्टेंट चीज करी वो ये थी कि इन्होंने, मुसलमानों ने खास करके, उस समय जो इन्वेडर्स थे बाहर से आए हुए, इन्होंने हिंदू सोसाइटी को तोड़ना शुरू करा। अब वो सोसाइटी को इन्होंने कैसे तोड़ा? सबसे पहले इन्होंने हिंदू वुमन को उठाया, हमारी हिंदू औरतों को उठाया। इन्होंने क्या करा? उन हिंदू औरतों के साथ इन्होंने फोर्सेबली शादी करने की कोशिश करी, उनका बलात्कार करा, उनको मारा। इस दौरान हिंदू सोसाइटी ने इस इस्लामिक इन्वेजन के लिए क्या रिएक्शन दिया? सबसे पहले हिंदू सोसाइटी ने एक निर्णय लिया कि हमें अगर अपनी औरतों को बचाना है इन इस्लामिक इन्वेडर से, तो एक प्रथा उन्होंने चालू करी उस समय, उस कॉन्टेक्स्ट में, जिसको कहते हैं चाइल्ड मैरिज। उन्होंने सोचा कि चाइल्ड मैरिज यानी कि अगर एक बाल विवाह कर दिया जाए तो ये विवाह के दौरान एक चीज होगी कि इससे कम से कम जो इस्लामिक इन्वेडर है उसकी नजर जो हिंदू औरत के ऊपर पड़ी थी वो नहीं पड़ेगी। ये उस कॉन्टेक्स्ट में उस समय ये प्रैक्टिस की गई। दूसरी चीज, उस समय डॉरी की प्रैक्टिस शुरू की गई। और जब हम कहते हैं कि भाई डॉरी की प्रैक्टिस शुरू हुई, वो डॉरी की प्रैक्टिस इसलिए शुरू की गई उस समय कि यदि एक हिंदू लड़का अगर मान लीजिए डॉरी देता है तो वो डॉरी इस रीजन से देगा ताकि वो उस हिंदू लड़की की सुरक्षा कर पाए, उस हिंदू लड़की को अपने साथ रख पाए। ये भी प्रथा उस समय उस कॉन्टेक्स्ट में चलाई गई। दूसरी ये चीज हुई। तीसरी सबसे बड़ी चीज, जब इस्लामिक इन्वेडर भारत आए, इन इस्लामिक इन्वेडर्स ने भारत आकर सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या करी? इन्होंने यहां पर ये चीज शुरू करी कि भाई इन्होंने हिंदू जितने भी थे अर्बन एरियाज में रहते हुए, उनको उनकी लैंड से उखाड़ फेंका। अब अर्बन एरियाज में मिडिवल समय में हिंदूज जितने थे उनके पास व्यापार था, उनके पास लैंड थी, उनके पास पैसा था। इस्लामिक इन्वेडर्स ने क्या किया? सबसे पहले लैंड ले ली, उनको उनके व्यापार से छोड़ दिया, उनको वहां से निकाला, भगाया। और तीसरी सबसे बड़ी चीज, उनका पैसा लूट लिया।
अब इसकी वजह से हिंदुओं के ऊपर इस्लामिक इन्वेजन के दौरान क्या हुआ? दो चीजें हुई। पहला, कि जितने भी अर्बन एरियाज में हिंदूज रहते थे, वो अपने घर बार छोड़कर भागने लगे गांव की ओर। और क्योंकि गांव जो थे उस समय और पॉपुलेशन से बढ़ने लगे, क्योंकि हिंदू भारी मात्रा में अर्बन एरिया से छोड़ छोड़ कर आने लगे, तो बहुत सारे हिंदू गांव को भी छोड़ के उस समय जंगलों में जा बसे। और जब जंगलों में और गांव में हिंदू जा बसे, तो जाहिर सी बात है कि उस समय ना तो उनके पास पैसा था, ना उनके पास जमीन थी, और क्योंकि उनके ऊपर अत्याचार किया गया था, तो उस अत्याचार से वो बाहर भी नहीं आ पाए, जिसकी वजह से उनकी आर्थिक परिस्थिति और खराब होती गई। और तो और पॉवर्टी के अंदर वो दिन पर दिन डूब के गए। लेकिन यहां पर एक महत्वपूर्ण चीज जानने की ये भी है कि उस समय इस्लामिक इन्वेजन के दौरान जब हिंदू भाग भाग कर गांव गए, और भाग कर गांव से कई हिंदू जो जंगल में गए, हिंदुओं को उस समय उन लोगों को जंगल में रहने में बड़ी कठिनाइयां आई, क्योंकि ये सारे लोग अर्बन एरिया में रहते थे। इनको जंगल की लाइफ समझ नहीं आई। जंगल में उस समय इनके ऊपर बहुत सारी बीमारियां आने लगी, और जैसे जैसे इन लोगों को बीमारियां लगने लगी, कई लोग बीमारी के शिकार होने के कारण से मर गए, और कई लोग बीमारी से जूझते रहे। लेकिन क्योंकि उस समय सारा का सारा इनलैंड व्यापार जितना होता था, वो सारा व्यापार क्योंकि जनरली आपका होता था सिर्फ जंगलों के थ्रू, उन जंगलों में ये बीमार लोग भी रहते थे। अब हुआ क्या, ध्यान से देखिए, सारा व्यापार जंगलों के थ्रू पास होता हुआ जा रहा है, और जंगलों में ऐसे लोग रह रहे हैं जो बीमारी से जूझ के या तो मर रहे हैं, और या बीमारी से जूझ रहे हैं। उस समय इन बीमारी से युक्त जो व्यक्ति थे, क्योंकि जब ये अपने सामने से जाते हुए व्यापारी कारवान को देखते थे, ये उनसे दूर रहने लगे। इन्होंने उनके साथ मिलना कम कर दिया, इन्होंने उनके साथ खाना खाना कम कर दिया, इन्होंने उनके साथ पानी पीना कम कर दिया, इन्होंने उनके साथ उस समय इंटरेक्शन कम कर दिया। ये अपने आप को उनसे दूर रखने लगे, इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बीमारी के कारण ये ट्रेड कारवान जो जा रहा है, इनके अंदर जो ट्रेडर्स बैठे हैं उनको बीमारी लग जाए। और सोचिए, जब इन लोगों ने इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया कि हम अपनी बीमारी दूसरे को ना दें, हम अपनी बीमारी किसी और को ना दें, इस रीजन से हम अपने आप को पीछे कर लें, किसी प्रकार का खाना पीना इन लोगों के साथ शेयर ना करें, ताकि हम अपनी बीमारी किसी और को पास ना करें, तो उस समय इन्होंने अपने आप को ही सेल्फ अनटचेबल बना लिया। और जब ये सेल्फ अनटचेबल बने, आप सोचिए, ये था एक लार्जर ऑर्डर के लिए, ये इसलिए था कि बीमारी दूसरे को ना हो। ये है सनातन धर्म की खासियत, अदर्स वेलफेयर, कि वो अपने बारे में नहीं बल्कि दूसरे के वेलफेयर के बारे में पहले सोचते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये जो वर्ग जिन्होंने अपने आप को अनटचेबल बनाया बीमारी के कारण, ये इवेंचुअली लोग जब अलग रहने लगे, जब ब्रिटिश आए आगे जाकर 300-400 साल के बाद, उन्होंने इनको देख के बोलना शुरू कर दिया कि ये तो पांचवा वर्ण है, अनटचेबल वर्ण। पर ये बने कैसे? ये बने थे इस्लामिक इन्वेडर्स के हिंदू हॉलोकॉस्ट के कारण। ये बने थे इस्लामिक इन्वेडर्स के कारण जिन्होंने 8 लाख हिंदुओं को मारा। ये बने थे उन लोगों के कारण क्योंकि इन्होंने अपनी जमीनें कमाई, इन्होंने अपना पैसा गवाया, इन्होंने अपना जीवन गवाया, ये कह के कि हम अपनी बीमारी दूसरे को नहीं होने देंगे। तो यहां पर ये जो अनटचेबल वर्ग बना, ये भी इस्लामिक इन्वेडर्स की एक देन थी। अब समस्या क्या हुई कि जैसे जैसे इस्लामिक इन्वेडर्स का रूल धीरे धीरे कमजोर होने लगा, उस समय यूरोपियन का रूल बढ़ने लगा। सबसे पहले जो यूरोपियंस भारत आए वो थे पोर्चुगीज। पोर्चुगीज जब आए वास्को डी गामा के साथ, तो उस समय पोर्चुगीज का एक इंडिया ऑफिसर होता था। उस इंडिया ऑफिसर का नाम था दुआर्ते बारबोसा। दुआर्ते बारबोसा जो है, ये एक पोर्चुगीज का अधिकारी था। ये व्यापार करने के हिसाब से भारत आया था। पोर्चुगीज की सरकार ने बारबोसा को भारत में ही स्टेशन कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई तुम भारत को थोड़ा देखो समझो, ताकि हमारा व्यापार इनसे और अच्छा हो पाए। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या थी, जब बारबोसा भारत आया, बारबोसा पोर्चुगीज आदमी था, जब उसने आके भारत में देखा तो उसने दो चीजें ऑब्जर्व करी। उसने कहा कि यहाँ की जो पूरी सोसाइटी है
समाज है, ये वर्णों में बटा हुआ है, अलग-अलग जातियों में बटा हुआ है। अब ये वर्ण और जाति जो हमारे प्राचीन काल के वेदों के समय से चल रहा था, इन लोगों को, पोर्चुगीज़ को ये चीज़ समझ नहीं आई। उनको नहीं पता था कि ये वर्ण क्या है, उनको नहीं पता था जाति क्या है। उनके हिसाब से हर चीज़ जो उनके थॉट प्रोसेस में थी, उन्होंने उस नज़रिए से देखना शुरू करा। दुआर्ते बारबोसा ने एक रिपोर्ट बनाकर पोर्चुगीज़ सरकार को भेजी। उस रिपोर्ट के तहत उसने सबसे पहले ये बोला कि भारत के अंदर ये जो अलग-अलग प्रकार के वर्ण और जाति हैं, जिसमें सारी समाज के लोग बटे हुए हैं, पहली बात तो ये अलग-अलग कास्ट हैं। सबसे पहली बार ये शब्द कास्ट का प्रयोग पोर्चुगीज के दौरान भारत में किया गया। आज तक, उस समय जब हम ये बात पोर्चुगीज की कर रहे हैं, तब तक ये शब्द कास्ट ना तो सनातन धर्म से जुड़ा था, ना भारत के समाज से जुड़ा था, ना ये भारतीय शब्द है। ये शब्द था जो यूरोपियंस ने भारत के ऊपर अपनाया। और दूसरी चीज देखिए, ये शब्द अपनाया क्योंकि उनको ना तो हमारे वर्ण सिस्टम, ना ही हमारे वर्ण जाति सिस्टम के बारे में कुछ पता था। तो उन्होंने वर्ण और जाति को कंफ्यूज करते हुए उसको एक टर्म दिया, कास्ट। दूसरी बात, बारबोसा ने एक चीज और भी बोली। उसने कहा कि भारत में एक ऐसी कास्ट भी मैंने देखी है घूमते घूमते, जो कि अनटचेबल कास्ट है। ये बड़े पोल्यूटेड लोग हैं, इनसे कोई बात नहीं करता, ये अलग रहते हैं, इनको ना तो कोई देखता है, ना कोई खाना देता है, बल्कि सब इनको दूर रहते हैं, इनके आसपास भी नहीं जाते। अनटचेबल कास्ट का शब्द प्रयोग किया गया, पोल्यूटेड कास्ट का शब्द प्रयोग किया गया। ये थे कौन? ये तो थे वही हिंदू, वो हिंदूज जो विक्टिम्स थे इस्लामिक होलोकॉस्ट के भारत में। इनके ऊपर ये शब्द का प्रयोग किया गया। इसके बाद बारबोसा के 150 सालों के बाद एक फ्रेंच ट्रैवलर भी भारत आया। उस फ्रेंच ट्रैवलर का नाम था जीन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर। जीन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर जो था, इसने भी यही चीज करी। इसने भारत के समाज को देखा, जांचा पड़ताला, और इसने भी एक किताब लिखी। उस किताब में इसने ये लिखा कि भारत में 72 जातियां हैं, लेकिन ये मुझे समझ नहीं आ रही हैं। तो उसने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा, अपने ट्रैवलॉग में ये लिखा कि भारत में ये जो 72 जातियां हैं जो मुझे समझ नहीं आ रही, ये एक्चुअल में कुछ नहीं बल्कि हमारे हिसाब से 72 कास्ट्स हैं। और दूसरी चीज, उसने कहा कि ये जो 72 कास्ट्स हैं, ये ज्यादातर 4 ब्रॉड कास्ट्स के ही तहत देखी जाती हैं, जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य है। इतनी ना समझता कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य जो वर्ण सिस्टम था, आपने उसको कास्ट बना दिया। खेल यहां नहीं रुका। इसके बाद 1857 से पहले जो इवेंट्स हुए ब्रिटिश के, उस दौरान एक बहुत बड़ा ग्रैंड नैरेटिव क्रिएट किया गया। कैसे? 1757 में सबसे पहली चीज क्या हुई कि बैटल ऑफ प्लासी हुई। बैटल ऑफ प्लासी के बाद ब्रिटिश जो हुकूमत थी, खास करके उस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी राइट्स यानी कि लैंड रेवेन्यू राइट्स को उसने प्राप्त कर लिया। सबसे बड़ी चीज ये थी कि 1757 प्लासी की जंग के बाद ब्रिटिश उस समय, खास करके जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका फोकस 2 पॉइंट था। पहला उसका फोकस ये था कि हम एक्सपैंड करते करते भारत की और टेरिटरी को ऑक्यूपाई करेंगे। दूसरा उसका फोकस ये आया कि उसने भारत के अंदर बहुत सारे जो खास करके सनातन धर्म के रिलेटेड जो टेक्स्ट्स थे, स्क्रिप्चर्स थे, उनको पकड़ के ट्रांसलेशन चालू करा। अब वो ट्रांसलेशन करने लगे। अब जाहिर सी बात है कि ना तो उनको सनातन धर्म के कोई एसेंस के बारे में मालूम था, ना उनको कोई संस्कृत नॉलेज आती थी, ना उनको कोई टेक्स्ट को पढ़ना, समझना, उसको किस सोशल सेटिंग में लिखा गया उसको समझने की अकल थी। उन्होंने सिर्फ टेक्स्ट को उठाकर ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया, जैसे गूगल ट्रांसलेशन होती है। अब उससे शब्दों की मीनिंग बदलने लगी। अपने हिसाब से उन्होंने ट्रांसलेट करके अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चीजों को उन्होंने देखना शुरू करा। दो यहां पर इवेंट्स बड़े महत्वपूर्ण हैं। 1792 में एक रेशम व्यापारी था जो भारत आया था, उसका नाम था चार्ल्स ग्रांट। ये रेशम का व्यापारी बहुत समय तक भारत में व्यापार करता रहा। इसने एक चीज ये देखी कि रेशम के व्यापार के दौरान
इसको भारत में हिंदुओं के साथ, हिंदू व्यापारियों के साथ एंगेज करने में बड़ी कठिनाइयां आती थी। इसने 1792 से ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, उनको बार बार चिट्ठी लिखकर ये बात बोलनी शुरू करी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के अंदर हिंदुओं को रिफॉर्म करने की आवश्यकता है, हमें हिंदुओं को बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि उससे हमारा व्यापार और बढ़ेगा, क्योंकि इनके कई ऐसे रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं जो व्यापार के खिलाफ है। अब फॉर एग्जाम्पल, सनातन धर्म के अंदर जानवरों को मारना, जानवरों को मार के जानवरों के मीट का व्यापार करना, इसके ऊपर प्रतिबंधी है। लेकिन क्योंकि ब्रिटिश ये चीज करना चाहते थे, तो उनको ये लगा कि सनातन धर्म बड़ा पिछड़ा है, इसको एक साइंटिफिक मॉडर्न तरीके से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। चार्ल्स ग्रांट को एक सपोर्ट मिला उसी के एक दोस्त के साथ, जिसका नाम था चार्ल्स विल्बर फोर्स। चार्ल्स विल्बर फोर्स एक सोशल रिफॉर्मर था। चार्ल्स ग्रांट, चार्ल्स विल्बर फोर्स, इन दोनों ने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर इतना दबाव डाला कि 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने चार्टर एक्ट पास करवाकर ब्रिटिश पार्लियामेंट से एक परमिशन प्राप्त कर ली, और वो परमिशन ये थी कि अब ब्रिटिश की सरकार, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी सामाजिक तौर पर सामाजिक रिफॉर्म भारत में करेंगे, और इस दौरान हिंदू टेक्स्ट्स को वो समझेंगे और उनको इंटरप्रेट करके, उनको ट्रांसलेट करके इस समाज में सुधार करेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण इवेंट आता है 1794 में, 1794 में। 1794 में एक व्यक्ति जिसका नाम था विलियम जोन्स, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जुड़ा हुआ था, इस व्यक्ति ने एक टेक्स्ट को पकड़ा जिसका नाम था मनुस्मृति। इसने मनुस्मृति को ट्रांसलेट कर दिया, और मनुस्मृति को ट्रांसलेट करने के बाद इसने एक नरेटिव शुरू ये किया कि मुझे एक ऐसा ग्रैंड टेक्स्ट मिल चुका है जो पूरे हिंदू समाज को एक्सप्लेन करता है। इसने ये बोलना शुरू कर दिया कि मनुस्मृति है जो हिंदुओं को डिफाइन करता है, और पूरी हिंदू आइडेंटिटी, हिंदू रिलीजन अगर कोई समझना चाहता है तो वो मनुस्मृति से समझे। दो समस्याएं थी। पहला, मनुस्मृति हिंदुइज्म में एक टेक्स्ट है, इसके साथ साथ अनेक और भी टेक्स्ट है। आज की डेट में सनातन धर्म के अंदर जितने भी टेक्स्ट हैं, चाहे वो वेद हो, उपनिषद हो, अरनायक हो, इसके साथ साथ भगवत गीता हो, इसके साथ साथ चाहे धर्मशास्त्र हो, या ही फिर हमारा मनुस्मृति क्यों ना हो, इन सारे टेक्स्ट में अलग अलग प्रकार से जीवन जीने की शैली बताई गई है। सबसे पहली बात, सनातन धर्म में कहीं पर भी यह बात नहीं बोली गई कि मनुस्मृति ही केवल एक डिवाइन टेक्स्ट है जो सनातन धर्म को दिशा दिखाता है। सनातन धर्म को दिशा दिखाने के बहुत सारे टेक्स्ट हैं, आप अपने टेक्स्ट को अपने हिसाब से चूज कीजिए। लेकिन ब्रिटिशर्स ने यह नैरेटिव बनाना शुरू करा विलियम जोन्स के कारण कि नहीं नहीं नहीं, सनातन धर्म को अगर समझने का कोई टेक्स्ट है तो वो केवल मनुस्मृति है, बाकी कुछ नहीं है। अब ये इन्होंने क्यों किया, आप थोड़ी देर में भी समझोगे। ये चीज हुई। इसके बाद दिक्कत ये आई कि साथ साथ इस पूरे प्रोसेस के दौरान ब्रिटिश एक काम और कर रहा था। जब ये चार्ल्स ग्रांट, चार्ल्स विल्बर फोर्स, विलियम जोन्स जैसे लोग यहां पर काम कर रहे थे, भारत में ये सारी हरकतें कर रहे थे, उसी समय बड़ी महत्वपूर्ण चीज ये भी हुई कि वहां भारत के अंदर प्रशासन चलाने के लिए इन लोगों को डोमेस्टिक लोग चाहिए थे। उन डोमेस्टिक लोगों में अब या तो हिंदू आते या मुसलमान आते। मुसलमान उस समय नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि मुसलमानों के अंदर एक डिलेमा ये आ गया कि भाई हमारे मुगल साम्राज्य को इन्होंने कैसे हटाया, वो उस चीज से उबर नहीं पाए। यानी कि हुआ ये कि जब ब्रिटिश हुकूमत चलाना चाह रही थी, उस हुकूमत को चलाने के लिए भारत में जब उनको अधिकारियों की रिक्वायरमेंट आई, तो उस समय उन्होंने हिंदुओं को रिक्रूट करना शुरू करा। हिंदू रिक्रूट हुए, हिंदुओं ने काम भी किया सरकार के साथ, और हिंदुओं ने उस समय सामाजिक लेवल पर काम इतना अच्छा किया कि ब्रिटिशर्स को भी ये समझ आई कि हिंदू हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिक एसेट है। दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि ब्रिटिश चाहते थे कि इन हिंदुओं में बदलाव लाया जाए। बदलाव ऐसा लाया जाए कि इनको या तो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया जाए, और अगर क्रिश्चियनिटी में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते तो कम से कम इनके अंदर जो ये रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं जिनको हम बड़ा बैकवर्ड मानते हैं, इनको छुड़वा दिया जाए। पर वो भी नहीं हुआ।
दिक्कत आई 1857 के बाद। जब 1857 का भारत में रिवोल्ट हुआ, इस रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश सरकार ने एक निर्णय ये लिया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये एक व्यापारजनक कंपनी है। ये व्यापारजनक कंपनी सिर्फ व्यापार करेगी, हुकूमत भारत में अब ब्रिटिश सरकार चलाएगी। एक ट्रांसफर ऑफ पावर हो गया। ट्रांसफर ऑफ पावर होने के बाद क्या हुआ? ट्रांसफर ऑफ पावर होने के बाद 1857 के बाद दो चीजें हुई। सबसे पहली चीज ये हुई कि उस समय ब्रिटिशर्स में और ब्रिटिश सोसाइटी में और यूरोप में खास करके डार्विनिज्म बहुत चल रहा था। डार्विनिज्म का कॉन्सेप्ट था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जब डार्विन ने ये बात बोली सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बायोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में, तो यूरोपियंस ने उसको सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में लेना शुरू कर दिया। अब आप ध्यान दीजिए कि जब उन्होंने सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में इसको लिया तो क्या उसका खमियाजा हुआ? खमियाजा ये हुआ कि यूरोपियंस ने सोचना शुरू ये कर दिया कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब ये है कि सिर्फ एक बायोलॉजी के लिए जानवरों के जो जीवन शैली होती है उसमें सिर्फ एक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जानवर का नहीं है, इंसान का भी है। और दूसरा उन्होंने ये कहा, आज की डेट में अगर कोई इंसान इतना फिट है कि वो इस चेंजिंग सोसाइटी में सरवाइव कर पा रहा है, तो वो जो इंसान है उसका नाम है क्रिश्चियन। उन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट डार्विन को क्रिश्चियनिटी के साथ जोड़कर एक क्रिश्चियन सुप्रीमेसी का लॉजिक शुरू कर दिया। अब इस क्रिश्चियन सुप्रीमेसी के लॉजिक से फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि इस क्रिश्चियन सुप्रीमेसी के लॉजिक से भारत के अंदर जब ये आइडिया उतरा, तो ब्रिटिश हुकूमत ने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई केवल और केवल क्रिश्चियन धर्म जो है वो सुपीरियर है, हिंदू धर्म इंफीरियर है, इस्लाम इंफीरियर है, सिख इंफीरियर है, ये सारे लोग इंफीरियर है। तो क्रिश्चियन सुप्रीमेसी, इंफीरियर हिंदू, ये नया नैरेटिव चला। इसके तहत उस समय 1857 के बाद फिर से ये कोशिश की गई कि जितने भी प्रशासन में हिंदू थे उनको बार बार ये बात बोली गई कि या तो आप क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाइए, और अगर क्रिश्चियन में कन्वर्ट नहीं होते हैं तो कम से कम अपने रिलीजियस प्रैक्टिस छोड़ दीजिए। दोनों चीजें नहीं हुई। सनातन धर्म के साथ और हिंदुओं के साथ ये सबसे बड़ा एडवांटेज था, क्योंकि पूरे सनातन धर्म के जितने भी इटर्नल प्रिंसिपल्स थे वो इतने फ्लेक्सिबल थे कि किसी भी प्रकार के प्रेशर को वो विथस्टैंड कर सकते थे। दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि ब्रिटिशर्स जब अपने इस अटेम्प्ट में नाकाम रहे, जब ब्रिटिशर्स को ये समझ आ गया कि हम हिंदुओं को ना तो कन्वर्ट कर पा रहे हैं और ना ही उनको उनके प्रैक्टिसेस से तोड़ पा रहे हैं, तो अब हम क्या करें? 1860 1870 से स्टार्ट हुआ एक नया नैरेटिव, और ये नया नैरेटिव था कि अब हिंदुइज्म को ही विनाशक बताया जाए, हिंदुइज्म को पिछड़ा बताया जाए, और हिंदुओं को अगर तोड़ना है तो इस हिंदुइज्म को ही जहर बताया जाए। इस दौरान समस्या ब्रिटिशर्स के सामने ये आई कि भाई अगर हम हिंदुइज्म को गलत बोलना चाहते हैं, हिंदुइज्म को खराब दिखाना चाहते हैं, तो इसमें गलत और खराब किसको दिखाएं? यहां पर तो कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी भी नहीं है, यहां पर कोई एक किताब नहीं है कि जिसको हम कहें कि भाई ये किताब के लोग हैं तो इनकी किताब खराब है। हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई इनके अंदर इनका जो है मतलब पूरे सनातन धर्म का एक रिलीजियस लीडर है कि भाई ये भी खराब है, क्योंकि हिंदुइज्म के बारे में मैंने आपको अभी बताया कि पूरा सनातन धर्म हमेशा से डिसेंट्रलाइज था। इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में ब्रिटिशर्स ने दो थ्योरियां अपनाई, और ध्यान से देखिए कि ये थ्योरियां क्या थी। सबसे पहली थ्योरी ये थी कि ब्रिटिशर्स ने अमेरिका के साथ मिलकर उस समय नेक्सस में एक नया लॉजिक शुरू किया, और वो लॉजिक क्या था? उस लॉजिक के लिए सबसे पहले उन्होंने विलियम जोन्स का ट्रांसलेटेड वर्जन ऑफ मनुस्मृति उठाया, और ब्रिटिशर्स ने अमेरिका के साथ मिलकर हिंदुइज्म को डिफाइन करने का एक नैरेटिव बनाया। आप सोचिए कि अमेरिकन और ब्रिटिश, एंग्लो अमेरिकन नेक्सस हिंदुइज्म को डिफाइन कर रहा है, एक ग्लोबल एस्टेब्लिशमेंट व्यू बना रहा है। और उस समय जो ग्लोबल एस्टेब्लिशमेंट व्यू हिंदुइज्म को बना लेके वो क्या था? वो व्यू ये था कि उन्होंने विलियम जोन्स की ट्रांसलेटेड मनुस्मृति को उठाया, उस मनुस्मृति को उठा के उन्होंने एक बात बोलनी शुरू करी, और एक ग्लोबल लेवल से लेके पूरे भारत तक एक नैरेटिव बनाया, जिस नैरेटिव में 4-5 एलिमेंट्स थे। पहला एलिमेंट क्या था? पहला एलिमेंट उसमें यह था कि हिंदुइज्म में कास्ट एक एसेंशियल मैंडेटरी प्रैक्टिस है।
दूसरा उन्होंने एलिमेंट ये बोला, इस कास्ट को चलाने के लिए और इस कास्ट सिस्टम को मेंटेन करने के लिए अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो वो ब्राह्मण है, क्योंकि ब्राह्मण जो है वो जान पूछ के इस कास्ट सिस्टम को आज की डेट में सपोर्ट कर रहा है, नर्चर कर रहा है और चला रहा है, क्योंकि इस सिस्टम से ब्राह्मण अपनी सुप्रीमेसी मेंटेन कर रहा है। ये चीज इन्होंने क्यों कही, इस चीज को समझो। ये इसलिए की गई क्योंकि इनको एक सिंगल अथॉरिटी ढूंढनी थी जिसके ऊपर ये ब्लेम डालकर बाकी सोसाइटी को उस अथॉरिटी के खिलाफ लड़वा पाए। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले ये बोलना शुरू कर दिया कि कास्ट हिंदुइज्म का एक एसेंशियल प्रैक्टिस है। अभी तक जितनी मैंने बात करी आपको एक चीज समझ आ गई होगी कि कास्ट शब्द हिंदुइज्म तो छोड़िए, भारत के अंदर भी ये शब्द कभी प्रयोग नहीं किया गया था, ये तो यूरोपियन इंपोर्टेड शब्द है। और दूसरी चीज देखिए, कास्ट को हिंदुइज्म से जोड़ना और हिंदुइज्म से जोड़कर ये कहना कि इस सिस्टम को चलाने वाला और ये कास्ट सिस्टम को सपोर्ट और मेंटेन करने वाला ब्राह्मण है, क्योंकि ब्राह्मण ये चीज चाहता है कि कास्ट सिस्टम हमेशा बनी रहे जिससे कि उसकी हेगेमनी बनी रहे। ये दूसरा नैरेटिव था। तीसरा इन्होंने ये शुरू कर दिया कहना कि कास्ट जो भारत में है सिस्टम पूरा, जिसको ब्राह्मण मेंटेन करके इसलिए सपोर्ट करता है जिससे कि उसकी सुप्रीमेसी बनी रहे, वो और कुछ नहीं बल्कि भारत का जाति वर्णा सिस्टम है। यानी कि जाति वर्णा को कंफ्यूज करके कास्ट से जोड़ना, कास्ट को ब्राह्मण के खिलाफ लाना और बोलना कि ब्राह्मण कास्ट को सपोर्ट करता है। और चौथी सबसे बड़ी चीज, फिर यह बात बोल देना कि कास्ट जो है एक व्यक्ति की उसको जन्म के टाइम पे मिल जाती है और ये जन्म के टाइम पे मिली कास्ट आप कभी बदल नहीं सकते। और सबसे बड़ी चीज साथ में ये भी बोल देना कि क्योंकि आप इसको बदल नहीं सकते, आप उसी सिस्टम में रहेंगे, उसी कास्ट के अंदर रहेंगे, तो कास्ट सिस्टम जिसको हिंदुइज्म में ब्राह्मण चला रहा है ये मेरिट को भी प्रमोट नहीं कर रहा। ये सारे इंटरप्रिटेशन इन्होंने खुद निकाले, किसी भी हिंदू स्क्रिप्चर में ऐसी कोई चीज मेंशन नहीं थी। लेकिन हिंदुइज्म को कास्ट से जोड़ना, कास्ट को ब्राह्मण से जोड़ना, बाकी हिंदू वर्गों को यह बात बोलना कि भाई ब्राह्मण जो एक है वो एक ऐसी कास्ट है जो बाकी वर्गों को बेसिकली सप्रेस करना चाहती है। ये प्रकार का जब नैरेटिव इन्होंने शुरू किया, इसके तहत इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि ब्राह्मण जो है वो हिंदुइज्म को पिछड़ा रख रहा है, ब्राह्मण जो है कास्ट सिस्टम को प्रमोट करता है, कास्ट की वजह से हिंदुइज्म पिछड़ा है। इसको बोलने से ब्रिटिशर्स को एक फायदा ये मिला कि जब इन्होंने ये पिछड़ा नैरेटिव शुरू किया, बैकवर्ड 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 कास्ट, बैकवर्ड बैकवर्ड कास्ट, इसके तहत नंबर 1 इन्होंने क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए क्रिश्चियन मिशनरीज को आगे कर दिया। बहुत सारे सो कॉल्ड बैकवर्ड, सो कॉल्ड पोल्यूटेड लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने लग गए ये सोच के कि नहीं नहीं ब्राह्मण की सुप्रीमेसी, ब्राह्मण की सुप्रीमेसी। कुछ नहीं था ऐसा। और दूसरा इन्होंने एक थ्योरी और अपनाई, जब इन्होंने ये पूरा कास्ट नैरेटिव जड़ा, इस कास्ट नैरेटिव को जड़ने के बाद ब्रिटिशर्स ने ये बोला कि भैया अब हमें लोगों को भी तो बताना है कि देखो कास्ट है, अगर यही नहीं बताएंगे तो लोग कैसे मानेंगे। इस प्रोसेस को समझाने के लिए ब्रिटिशर्स ने 1872 से स्टार्ट किया सेंसस की प्रक्रिया। 1872 में सबसे पहली बार सेंसस हुआ। उस पहली सेंसस में यह बात बोली गई कि हम कास्ट्स के अंदर डिफरेंट सोसाइटी के सेगमेंट्स को क्लासिफाई करेंगे। इसके बाद 1881 का सेंसस हुआ। 1881 के सेंसस में जितनी भी भारत के अंदर अलग प्रकार की जातियां थी उनको एक अटेम्प्ट किया गया कि इनको कास्ट के अंदर जोड़ा जाए, और ये बोला गया कि इन जातियों को कास्ट बना के दिखाया जाए। और ये काम फाइनली किया गया 1901 में। 1901 में जो सेंसस कमिश्नर था जिसका नाम था हर्बर्ट रिस्ले, उसने दो चीजें करी। हर्बर्ट रिस्ले ने सबसे पहले एक 26 वॉल्यूम की रिपोर्ट तैयार कर कर एक लिस्ट बनाई और उस लिस्ट में उसने सारी जातियों को, वर्णाओं को मिक्स करके इधर उधर तोड़ मरोड़ के एक लिस्ट तैयार कर दी दिखा के कि देखिए ये भारत की कास्ट है। भारत के अंदर ये शब्द कभी नहीं था, सनातन धर्म में ये शब्द कभी नहीं था। वर्णा सिस्टम था, वर्णा के अंदर अलग प्रकार की जातियां थी, वर्ण जाति सिस्टम था जिसको इन्होंने कास्ट बना दिया।
और एक लिस्ट तैयार कर दी 1901 में ये कह के सेंसस में कि देखिए ये कास्ट की लिस्ट है भारत में और ये कास्ट्स में भारत बटा हुआ है। इस लिस्ट को बनाने के बाद ब्रिटिशर्स को अगले 40 साल अपनी हुकूमत चलाने के लिए एक टूल मिल गया, क्योंकि अब वो एक कास्ट को दूसरी कास्ट के खिलाफ लड़वाते थे। एक कास्ट को कुछ प्रमोट करके थोड़ा सा उसको फायदा देते थे और दूसरी कास्ट को नीचा दिखा के उसको बोलते थे देखो वो प्रोग्रेस कर रही है, तुम नीचे जा रहे हो। इससे क्या हुआ? एक कास्ट दूसरे के खिलाफ हेट्रेड पैदा करनी शुरू कर बैठी, एक कास्ट दूसरी कास्ट के खिलाफ लड़ाई करने शुरू कर बैठी और पूरा समाज टूट चुका था। इसीलिए हम ये कहते हैं कि हर्बर्ट रिस्ले के इस एक्सपेरिमेंट के बाद जो वेस्टर्न रेस थ्योरी थी वो पूरी की पूरी भारत के अंदर कास्ट थ्योरी बनाकर इंप्लीमेंट कर दी गई। ना तो ये शब्द सनातन धर्म में, ना ये शब्द भारत में, ना ये शब्द भारतीय नागरिकों में, और सबसे बड़ी बात, ना ये शब्द किसी को पता था। एक आम आदमी को उस समय भारत में सिर्फ अपनी जाति पता थी, उसको शायद सिर्फ अपना वर्णा पता था, उसको ये नहीं पता था कि मेरी कास्ट क्या है। लेकिन ब्रिटिशर्स ने उसको एक कास्ट एस्क्राइब कर दी, एक कास्ट दे दी कि नहीं ये तेरी कास्ट है, तेरे को इसी कास्ट में रहना है। इस तरीके से वेस्टर्न रेस थ्योरी भारत के अंदर एक प्रकार से इंप्लीमेंट की गई। आजादी के बाद 1947 के बाद जो हमारे देश के सो कॉल्ड लेफ्ट लिबरल्स थे, उन्होंने इस ब्रिटिश एजेंडा को आगे कैसे बढ़ाया? उन्होंने 7-8 पॉइंट का एक नरेटिव बनाया। आजादी के तुरंत बाद उन्होंने एक कॉन्सेप्ट शुरू किया क्रिएट करना, जिसको उन्होंने कहा कि भाई अब हम पैदा करेंगे भारत में एक ऐसा वर्ग जिसको कहेंगे सेकुलर हिंदू। सेकुलर हिंदू वो होगा दो प्रकार के काम करने के लिए। पहली बात तो कि वो हिंदू राष्ट्र की बात कभी नहीं करेगा। भारत में चाहे 80% जनता हिंदू जनता हो, लेकिन ये सो कॉल्ड सेकुलर हिंदू हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये जो सो कॉल्ड सेकुलर हिंदू होगा ये इस बात को एक्सेप्ट करेगा कि भारत में अलग अलग कास्ट हैं। ब्राह्मणिकल कास्ट एक ऐसी कास्ट है जो सप्रेसिव है, ब्राह्मण सबका एनिमी है और ये लोग सिर्फ और सिर्फ दूसरी कास्ट को सप्रेस करना चाहते हैं। इस पूरे सो कॉल्ड सेकुलर हिंदू प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने एकेडमिक्स, स्कूल करिकुलम, किताबें, सब कुछ डिजाइन किया जिससे कि एक ऐसा थॉट प्रोसेस लोगों के दिमाग में परकोलेट कर जाए कि भाई कास्ट है, कास्ट रियलिटी है और कास्ट एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हिंदुइज्म के अंदर एक स्टिग्मा है। ये था ब्रिटिश नैरेटिव का एक्सटेंशन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में। इसके बाद इस लेफ्ट लिबरल नैरेटिव का दूसरा जो टूल किट आया वो ये था कि कास्ट सिस्टम इतना रिग्रेसिव है, इतना सप्रेसिव है कि ये पिछले 3000 साल से कभी बदला ही नहीं। आप इन सो कॉल्ड लेफ्ट लिबरल्स में से किसी भी लेफ्ट लिबरल की किताब उठा के पढ़ लीजिए, ये पॉइंट आपको हर जगह मिलेगा। कास्ट सिस्टम पिछले 3000 साल से बदला ही नहीं साहब। पिछले 3000 साल पहले कास्ट शब्द भी नहीं होता था, शब्द ही 300 साल पुराना है। पोर्चुगीज लेके आए, ब्रिटिशर्स ने चलाया, आप उनका एजेंडा चला रहे हैं। 3000 साल मत बोलिए, 300 साल बोलिए। तीसरी चीज, इन्होंने कहा कि भाई कास्ट हिंदुइज्म का एक एसेंशियल प्रैक्टिस है, एक मैंडेटरी प्रैक्टिस है। और ये चीज फिर वही चीज थी जो हर्बर्ट रिस्ले भी कहना चाहता था, जो ब्रिटिशर्स भी कहना चाहते थे, जो विलियम जोन्स भी कहना चाहता था। इन्होंने एक और चीज शुरू करी। इन्होंने कहा, क्योंकि ब्रिटिशर्स में मैंने आपको अभी बताया ना कि विलियम जोन्स ने मनुस्मृति पकड़ ली थी। उसने कहा मनुस्मृति एक ऐसा टेक्स्ट, डिवाइन टेक्स्ट है जो कि एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई यही हिंदू डिवाइन रिलीजन है। आजादी के बाद इन्होंने नया टेक्स्ट पकड़ा और उस टेक्स्ट का नाम था धर्मशास्त्र। इन्होंने कहा कि धर्मशास्त्र में सिर्फ देखिए आप सप्रेशन है। धर्मशास्त्र में हर जगह ये बात लिखी गई है कि ब्राह्मण जो है दूसरे कास्ट को सप्रेस करेगा। सबसे पहली बात, सनातन धर्म में ये बात कई बार बोली गई है और इनफैक्ट ये बात तो धर्मशास्त्र में लिखी है कि धर्मशास्त्र भी केवल और केवल कमेंटेटर्स का ओपिनियन है।
इसका कोई संबंध या किसी भी प्रकार का ताल्लुक सनातन धर्म से नहीं है। लेकिन इस लेफ्ट लिबरल पूरे के पूरे स्कूल ने धर्मशास्त्रा को जोड़ दिया और यह बता दिया कि धर्मशास्त्रा जो है हिंदुइज्म का पार्ट है, धर्मशास्त्रा जो है हिंदुइज्म के ब्राह्मणिज्म का पार्ट है और धर्मशास्त्रा ही पूरी सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है। फिर इन्होंने एक चीज और बोली, इन्होंने ये कहा कि भाई जो वेदास हैं, क्योंकि अब इनको वेदास को खराब करना था, डिस्क्रेडिट करना था, क्योंकि वेदा में तो जो चीज लिखी हुई है ओरिजिनल पुरुष सूक्ता हिम में, इनको वो चीज तो बतानी नहीं थी। क्योंकि जब पुरुष सूक्ता हिम में ये बात लिखी है कि जो 4 वर्ण है वो एक डिग्री ऑफ एब्स्ट्रैक्शन में है, वो नहीं बोलना, लेकिन इनको ये बोलना है कि 4 वर्ण जो है वो हायरार्की है। तो ये झूठ फैलाने के लिए इन्होंने क्या शुरू कर दिया, बोलना कि जो वेदास है वो एक टेक्स्ट है ब्राह्मणिकल ग्रीड का, और ये टेक्स्ट सपोर्ट करता है एक हायरार्की ऑफ वर्ण। और अब आपको पता है कि कोई हायरार्की नहीं थी। समस्या क्या थी? जब जब लेफ्ट लिबरल्स ने आजादी के बाद ये जितने एलिमेंट्स का एजेंडा चलाया, तब तब ये एजेंडा कभी नहीं चल पाया। ये एजेंडाज आते थे, उठते थे, सोसाइटी का एक पार्ट बनते थे, खत्म हो जाते थे। और जब ये सब नाकाम रहे, अब दोबारा से वही चीज स्टार्ट हो गई जो 1901 में हर्बर्ट रिस्ले ने की थी, वही चीज स्टार्ट हो गई जो 1881 में ब्रिटिशर्स ने की थी, और वो था कास्ट सेंसस। कि और कुछ नहीं तो चलो कास्ट सेंसस करा देते हैं, जाति जनगणना। आप एक चीज मुझे बताइए, जाति जनगणना आप किस लिए करना चाहते हैं? आप कह रहे हैं कि जाति जनगणना हम इसलिए करना चाहते हैं कि हमें पता चल जाए कि कितनी आबादी कितनी जाति को बिलोंग करती है। ठीक, आपने अगर ये काउंट कर लिया, इसके बाद क्या? क्या आपके पास एजेंडा है, एक्शन प्लान है? आपको नहीं है कुछ। आप ये काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये काम ब्रिटिशर्स ने भी किया था। ब्रिटिशर्स का ऑब्जेक्टिव कास्ट सेंसस का जो था वही ऑब्जेक्टिव है आज। समाज को तोड़ दो, विभिन्न प्रकार की कास्ट्स में बांट दो, ताकि जो कंसोलिडेशन ऑफ हिंदूज हो रहा है वो टूट जाए। क्योंकि हिंदू कंसोलिडेटेड 80 हो जाएगा, 80%, वो नहीं होने देना। इस 80% हिंदू को 8000% पार्ट्स में बांट दो। इसका फायदा क्या होगा कि जब आप इनको बांट दोगे, सत्ता आपको मिल जाएगी। जैसे ही सत्ता आपको मिलेगी, अब क्योंकि हिंदू अलग अलग पार्ट्स में बटा हुआ है, तो सत्ता आपके पास तब तक रहेगी जब तक आप उन पार्ट्स में से चंद पार्ट्स को अपने फायदे के लिए देखो और चंद पार्ट्स को अपने नुकसान के लिए देखो। खेल को समझो। आपने हिंदुओं को बांट दिया, जो कंसोलिडेटेड हिंदू हो रहा था आपने उसको एटमाइज कर दिया। इसको एटमाइज करने के बाद अब हिंदू मान लीजिए 10,000 कास्ट्स में बटा हुआ है। अब आपको सत्ता में हो क्योंकि आपने ये प्लैंक ला के सत्ता प्राप्त कर ली। लेकिन जब आप सत्ता में हो, अब 10,000 पार्ट्स में हिंदू बटा हुआ है, तो अब आप अपनी सत्ता बरकरार कैसे रखोगे? सत्ता बरकरार रखने के लिए अब आप ये देखोगे कि इन 10,000 पार्ट्स में जो हिंदू को हमने बांटा, इनमें से कौन से ऐसे 2,000 पार्ट्स हैं जो हमें समर्थन देंगे, कौन से ऐसे 3,000 पार्ट्स हैं जो हमें समर्थन देंगे। तो जो हमें समर्थन देगा उसको थोड़ा सा बेनिफिट दे दो, पैसा दे दो। जैसे ही उसको थोड़ा सा बेनिफिट या पैसा दोगे, वो आपकी सत्ता, आपकी राजनीति के अनुकूल हो जाएगा, और जैसे ही वो होगा आपकी सत्ता बरकरार रहेगी। यही चीज ब्रिटिशर्स ने 1881 से 1901 में अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए की थी, और इसी चीज का यही रिवाइवल साइकिल आज दिख रहा है। ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये सनातन धर्म के खिलाफ है। कास्ट भारत का शब्द है ही नहीं। ये शब्द को सेंसस से जोड़कर भारत के सनातन धर्म के अंदर हिंदुओं को तोड़ने की ये जो प्रक्रिया है, अगर आज इस चीज को लेके हिंदू नहीं जागा तो अगले 2000 साल गुलाम बन के बैठे रहना फिर। क्योंकि समस्या इस चीज को समझने की है कि ये कोई फायदेमंद चीज नहीं, ये सिर्फ समाज को बांटने की चीज है। ये एक तरीका है जिससे समाज और टूटेगा, और ये समाज टूटेगा सिर्फ चंद लोगों की सत्ता के अनुकूल होने के लिए। तो आई होप इस वीडियो के बाद पूरे एंशिएंट कॉन्सेप्ट से लेके आज तक
आपको अब ये चीज तो समझ आ गई कि ये जो शब्द कास्ट आज की डेट में भारत में है, ये भारतीय शब्द नहीं है। ये जो कास्ट हिंदुओं के साथ जुड़ा हुआ है, ये शब्द सनातन धर्म या हिंदुइज्म से नहीं है। चॉइस अब आपका है इन फैक्ट्स के बाद कि आप अगले 2000 साल गुलाम बनना चाहते हैं या एक कंसोलिडेटेड आइडेंटिटी बनाकर नेशनल कॉन्शियसनेस के हिसाब से काम करना चाहते हैं। धन्यवाद।